आचार्य इसने सुश्रुत ने, है ना। एक तो बता रखा है देखो, ग्रंथि, अपची, अबुर्द और गलगंड। तो सबसे पहले तो ग्रंथि के भेद लिखना। आचार्य चरक ने ग्रंथि के भेद बता रखे 6, जबकि सुश्रुत ने बता रखे हैं कि कितने भेद है इसके, 5 हैं। अपने को नोट करके भी लिखना है इनको, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी पूछ लेते हैं। और इसमें जो दुष्य हैं वो भी अपने को लिखना, देखो, है ना, कि जो ग्रंथि में दुष्य हैं वो 4 होते हैं भाई। एक तो मांस है, कफ भी बता दिया, रक्त है, मेद है, इनको भी अपने को ध्यान रखना, है ना। बाकी विद्रदी में कितने बता रखे थे, विद्रदी में अपन जो दूसरे देखे थे, इस नेक्स्ट चैप्टर में अपन ने बात की थी, है ना। तो इसमें तो सबसे पहले तो इसके भेद अपने को याद रखना कि आचार्य चरक ने इसके भेद मानाए, कौन सा, 6 भेद माने, किसके, ग्रंथि के। आचार्य सुश्रुत ने कितने माने, 5 माने। और जो एक्स्ट्रा माना है उसको अपने को याद रखना कि आचार्य इसने चरक ने इसमें जो एक्स्ट्रा माना है वो मासज है भाई, है ना, कि मास के आधार पर बता रखा है। तो पहला देखो इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो, कि वात आदि मास अस्रकम च दुष्टा संदूष्य मेद कफानुविद्धम। ठीक है, कि क्या बता रखा है कि वात आदि की दोषों के आधार पर बता दिया भाई। दोषों की बात करा है कि जैसे वातिक है, पैतिक है, कफज है ना। च दुष्टा संदूष्यम मेद कफानुविद्धम, कि मेद को दूषित करके और कफ को दूषित, है ना, कि कफ इसमें, क्योंकि कफ का आधिक्य भी होता है, और विशेष रूप से इसमें जो कफ और मेद का आधिक्य होने के कारण ही कि ग्रंथि, या फिर अपन ऐसे कहते हैं कि अबुर्द, इनमें पाक नहीं होता भाई। तो पहला क्वेश्चन तो ये भी बनता है इसमें, तो इनको भी अपने को याद रखना कि इसमें मेद का और कफ का आधिक्य होने के कारण इसमें अबुर्द में पाक नहीं होता भाई, है ना। जैसे उसमें पहले अपन ने देखा था विद्रदी में क्या भाई, कि मांस और शोणित की अधिकता होने के कारण उसमें पाक होता है, तो वो अपने को याद रखना। तो यहाँ पे नोट करके चाहो तो आप लिख लेना इसमें, है ना। इसके बाद देखो, इसके नीचे वाले क्वेश्चन को टिक करना, वृत्तो उन्नतम विग्रथितम तू शोफा। ठीक है भाई, कि इन दोषों को दूषित करके, जिससे इसमें दूष्य बताती है कि मांस है, रक्त है ना, और मेद धातु है, तो इनको दूषित करके क्या करेगा भाई, क्योंकि कब भी इसमें पड़ेगा और इसको उठा देगा। मेदस्य कफानुविद्धम वृत्तोन्नतम विग्रति, कि उसको वृत्त करके ऐसे उठा देगा, और उसकी वजह से जो शोप उत्पन्न होगा उसी को अपन क्या कहेंगे भाई, ग्रंथि कहेंगे। तो नोट करके इसको करना। बाकी चरक के अकॉर्डिंग इसके भेद लिख लेना, सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी लिख लेना, अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग भी लिख लेना। अष्टांग संग्रह ने इसके 9 भेद माने भी, है ना, और अष्टांग हृदय ने माने कितने, दोनों के याद रख लेना कि 9 ही है दोनों के, है ना। एक तो रक्तज है, एक मासज है, एक अस्थि है ना। जो एक्स्ट्रा बोले हैं वो एक बता रखा है, तो इनको याद रखना। अब इसके बाद देखो, आवाज़ तो जो वातिक ग्रंथि है उसकी कह रहा है, तो वातिक ग्रंथि में एक तो इसको टिक करना, आयामते, है ना, कि जो बिल्कुल आयाम में बढ़ जाएगा, मतलब उसका विस्तार होगा। आयामते व्यतीते यति तोदम, है ना, कि जो बिल्कुल के खींच करके ऐसी लंबी हो जाए। और क्या कह रहा है भाई, एति तोदम, किसमें तोद होगा, प्रतिष्ठितम कृतम एति भेदनम। एक तो पहले ही इसकी लाइन को टिक करना, आयमते व्यतीते एति तोदम। इसके अलावा देखो, कृष्णो अमृदु वस्ति वातस्य, कि बिल्कुल किसके समान होगा, कि जिल, है ना। पहला ये बता रखा है कि इसका जो आयाम है, आयामते व्यतीते एति तोदम, ये काम का है। उसके बाद देखो कि इसका वर्ण कैसा रहेगा, वो बता रखा है, कृष्णो अमृदु वस्ति वातस्य भिन्नम। और अगर ये पक करके फूट जाएगा तो इसमें जो स्राव होगा कैसा होगा, स्रवेद च अविलम च अश्रम्स। ठीक है भाई। उसके बाद देखो दूसरा बता रखा है पैतिक ग्रंथि। तो पैतिक ग्रंथि में क्या बता रखा है, वैसे भी पित्त में अपने को देखा है कि जो हमेशा उष्ण तीक्ष्ण है, दाह है, ओस चोष, ये सारे लक्षण मिलते हैं। तो यहाँ पे भी देखो वही कह रहा है, दधहंते च दुप्यति च ओषम ओषस्य च पापे, है ना, पाप चेतम प्रज्वलितम यपि, कि बिल्कुल ऐसा फील होगा, बिल्कुल दाह होगा, है ना, और पूरे संपूर्ण शरीर में उसको जलन होगी, पापचिते। और क्या कह रहा है भाई, कि पकने पर कैसा, कि जैसे जल रहा हो, कह रहा है प्रज्वलितम च अपि। तो ये कौन सी ग्रंथि है भाई, ये बता रखा है, रक्तम स पीतो अथवा च पित्ताद, क्योंकि पित्त में और वात में, पित्त में और जो रक्त है उनमें सेम सेम लक्षण मिलते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा से या तो फिर थोड़ा सा सिमिलर ही, क्योंकि दोनों में सेम सेम है लक्षण, इनके निदान भी सेम है। इसलिए बात भी देखो क्या कह रहा है, रक्तम स पीतो अत्वम च अपि पित्ताद भिन्नम स्रवेद उष्णम अति, है ना, कि कैसे, कि अगर फूटने पर कैसा होगा भी, या तो लाल हो सकता है या पीला वर्ण हो सकता है, क्योंकि हमेशा जो पित्त है उसमें या तो नील वर्ण होता है, पीत वर्ण होता है। तो ये बता रखा है, तो पहली वाली लाइन को टिक करना अपने तो इसमें। उसके बाद देखो कफज ग्रंथि की बात कर रहा है, तो कफज ग्रंथि में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 पे, शीतो अविवर्णम अल्पम रुजो अति कंडु, क्योंकि हमेशा जो कंडु वाला लक्षण है भी, वैसे भी कंडु के लिए जो अपन नानात्मक भेद पढ़े हैं, तो वो उसमें पित्तज में भी बता रखा है, प्लस वातज में भी इसमें कफज में भी बता रखा है।
है ना। तो पित्तज में भी, उसमें भी कंडू उत्पन्न होती है और कफज में भी कंडू उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है अभी, सीतो अविवर्णम अल्पम रुजो अति कंडू और पाषाणवद सहनोपन्नम च, कि बिल्कुल कैसा होगा, पत्थर के समान कठोर होगा। और ये पत्थर वाला जो सीन है उसको याद रखना भी, पाषाण वदनम सहनम च पन्नम, है ना, कि पत्थर के समान कठोर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा हुआ है तो इसको टिक करना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है अभी, चिराभि वृद्धिश्य, है ना, चिराभि वृद्धिश्य कफ प्रकोपाद भिन्नम स्रवेव। अब यहाँ पर देखो अपन ने जो पित्त वाला था उसमें भी श्राव देखा, या फिर जैसे वात वाला था उसमें भी अपने श्राव देखा। फिर वातिक वाले में कृष्ण वर्ण का बता दिया, अमृदु बता रखा है, या फिर जैसे उसमें श्राव कैसा होगा भाई, स्वच्छ श्राव होगा। पित्त वाले में बता रखा है भाई नील वर्ण का, लाल वर्ण का ऐसा श्राव होगा। और इसमें कफ में बता रखा भी कि पाषाण के समान बिल्कुल, एक तो उसका स्वरूप बता रखा है भी ऐसे ऐसे दिखाई देगी, और चिरा भी वृद्धि, इसकी जो वृद्धि है वो काफ़ी देर से, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा। वैसे भी कफ में मंद गुण होता है, तो मंद गुण होने के कारण इसकी वृद्धि वैसे धीरे धीरे होती है ना। उसके बाद देखो इससे जो श्राव है वो कैसा बता रखा है अभी, स्रवेद च शुक्लम, है ना, शुक्ला घनम च पूयम, कि बिल्कुल कैसे कि शुक्ल वर्ण का पूयश्राव होगा। तो इसको टिक कर लेना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात कर रहा है, देखो मेदज ग्रंथि, एग्जाम में पूछा हुआ है अभी, इसको जरूर टिक कर लेना। और इसके मिलता जुलता ही उसमें बता रखा है जो मेदज गलगंड है भाई, उसमें भी आपको सेम लक्षण मिलेंगे, है ना। इससे लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी कि जिसमें शरीर वृद्धि बता रखा है वहाँ देह अनुरूप क्षय वृद्धि बता रखा है। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है भाई, शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि, कि जिसकी वृद्धि भी कैसे, शरीर की जैसी वृद्धि होगी उस पर डिपेंड करेगी। शरीर की वृद्धि होगी तो इसकी वृद्धि होगी, शरीर का क्षय होगा तो इसकी भी क्षय होगा, है ना। तो कह रहा अभी शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि स्निग्धो, क्योंकि मेद है तो ऐसे भी स्निग्ध होगा। महान अल्प रुजोति कंडू, और क्या होगा भाई कि इसमें अत्यधिक वेदना होगी और कंडू भी होगी। टिक करना है इसको। और क्या कह रहा है देखो, इसका जो श्राव है वो इंपॉर्टेंट है भाई। देखो एक तो वातिक वाले का श्राव इंपॉर्टेंट है, एक इसमें जो सबसे ज़्यादा मेदज ग्रंथि वाला, ये भी श्राव बहुत इंपॉर्टेंट है। मेद कृतम गच्छति चात्रम भिन्ने पीर्णाक सर्पी प्रथमम तु भेद, है ना, कि खली के जैसा श्राव होगा, तो वो अपने को याद रखना इंपॉर्टेंट है अभी। सिंपली क्वेश्चन ही है, नोट करके लिखना कि कौन सा ग्रंथि का भेद नहीं होता, कौन सा ग्रंथि का भेद नहीं होता। ठीक है, तो उसमें आंसर लिखना है कि सन्निपातिक जो ग्रंथि है उसका भेद नहीं होता भाई, है ना। सन्निपातिक ग्रंथि नहीं होती है भाई, सीधा सीधा लिख लेना अपने। तो ग्रंथि का कौन सा भेद नहीं है, सन्निपातिक नहीं है। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो यहाँ पर अपने को दिख रहा है, वाति की बात बोल दी, पैते की बोल दी, कफज की बोल दी, कफज के बाद मेद की बोल दी, तो यहाँ सन्निपातिक नहीं है। तो सन्निपातिक को याद भी रखना, है ना, कि सन्निपातिक ग्रंथि नहीं होती भाई। अब मेदज का बात कर दिया, उसके बाद देखो सिराज ग्रंथि। अब जो एन्यूरिज्म वाली कहानी है वो अधिकतर क्या है, इसमें सिराज ग्रंथि में देखने को मिलता है। तो क्या बता रखा है देखो, व्यायाम जाते थी बलशे तीक्ष्णम च वायु सिरा प्रतापवनम, है ना, कि बिल्कुल कैसा कि व्यायाम के कारण या फिर ऐसी दोषों के बढ़ने के कारण क्या होगा कि वायु ही श्रेया प्रतापनम, की वायु बढ़ेगी। और बढ़ करके देखो क्या कह रहा है, संपीड़म संकोचम विशोषी चापी ग्रंथिम करोत्यत्यासु व्रतम। टिक नहीं करना है भाई, टिक करने के लिए इस लाइन को टिक करना अपने को। तो यहाँ पर जो एन्यूरिज्म वाली कहानी वो कैसा होगा, इसको टिक करना। लक्षण ग्रंथि सिराजम सतु, की जो ग्रंथि होती भाई, जो एन्यूरिज्म वाली कहानी है, एन्यूरिज्म के लिए कह रहा है कि तू कृच्छ साध्यो भवित, की कृच्छ साध्य होगी भाई। इसको याद भी रखना कि जो सिराज ग्रंथि है वो कृच्छ साध्य होती है। श्यातम सरुजम अचलस्य, और क्या कह रहा है अभी कि ये बिल्कुल पीड़ा युक्त होती है और अचल बता रखी है। जैसे उसमें बोल रहा था कफज में पाषाणवद सहनम पन्नम, कि पाषाण पत्थर के जैसे कठोर होगी, तो यहाँ पर भी देखो क्या बोला है, इसकी गति नहीं कह रहा है, इसमें वेदना तो होगी लेकिन अचल है ना। अरुकम व यवचलम दोनों कह रहा है भाई, कि यहाँ पे वेदना, वेदना बता रखा है भी, अरुकम स एवाचलम महानम मर्मोत्थितम च विवर्जनी, कि अगर आपको ऐसी ग्रंथि कहाँ पर मर्म प्रदेश पर देखने को मिले, तो मैं जैसे अपन ने उनमें भी बात की थी कि जो विदर्दी है, विदर्दी पे अगर कौन कौन से, कि हृदय बस्ती नाभि पर अगर होगी तो वो असाध्य कैटेगरी की बता रखी है। तो यहाँ पर भी देखो ऐसा ही कह रहा है कि मर्म प्रदेश पर जो होगी तो उसको अपन असाध्य समझेंगे। इसको टिक करना भी, है ना। आरुकम च एवाचलम च महानम मर्मोत्थितम च विवर्जनी, तो इसको विवर्जन करने की बात कर रहा है। उसके बाद देखो अपची, अपची के लिए कई बार पूछा जाता है कि अपची क्या चीज़ है भाई, है ना। तो सबसे पहले तो अपची के ये स्थान भी, इसके जो स्थल है उनको याद रखना। सबसे पहले देखो इसके स्थल बता रखे क्वेश्चन नंबर 10 में, हनु स्थितम, एक तो हनुआ स्थिति बता दी। उसके बाद देखो कक्षा कक्षक बाहु संधि मन्या,
गलेशु च उपचीतम। तो एक तो हन अस्थि पर, कक्षा पे बता रखा है, अक्षा अस्थि पर बता रखा है, या फिर बाहु प्रदेश पर, या फिर मन्ना, है ना, नीला मन्या जो उसमें सिरा मन बता रखे हैं तो उन पे बता रखा है अभी। तू मेदम यहाँ पर विशेष रूप से, है ना, तो इसके स्थान बता रखे हैं। उसके बाद देखो ग्रंथि स्थिरम च वृत्त्यतम, है ना, या फिर क्या कह रहा है, स्निग्धम कफच्छे अल्परुजम करोति, कि यहाँ पर तो सबसे पहले तो इसके जो स्थान है उनको टिक करना पहली वाली लाइन में। उसके बाद देखो थर्ड लाइन पे टिक करना तम तो ग्रंथि, कि ये जो ग्रंथि होगी कैसे कह रहा है अभी, तो वह आम्लकम अस्थि, कि आम्लक अस्थि के जैसा इसका स्वरूप बता रखा है ना। तो आम्लक अस्थि के आकार कैसे बता रखा है, तो उसका भी अपने को याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद देखो मत्स्य अंड जालम च प्रतिमम, कि मछली के अंडे के जैसे बता रखा है, एग्जाम में आया हुआ अभी, आम्लक अस्थि के लिए बोल दिया और मत्स्य अंडे के समान बता रखा है अभी, तो इसको टिक करना। और अनन्य वर्णम उपचयमानम, कि इसमें देखो अनेक ऐसी छोटी छोटी वर्ण की ऐसी रेखाएं बनेगी, ग्रंथि बनेगी, है ना। अनन्य वर्णम उच्चमानम चय प्रकर्षम च अपची वर्धंती, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, अपची बोलेंगे, ठीक है भाई। और अपची यहाँ पर वर्ष गणानुबंधी, इसमें दोष भी अगर पूछा जाए तो अपची में जैसे मेद और कफ आदि के, क्योंकि ये सेम उसके जैसा ही है ना। तो ग्रंथि में क्या है, ग्रंथि के जैसा ही स्वरूप है इसका, तो यहाँ पर मेद और कफ की भी आधिक्यता होगी। और लास्ट में देखो क्या बोल दिया इसमें, मेद कफाभ्याम खलु रोग एश सुदुस्तरो वर्ष गणानुबंधी, तो वर्ष गणानुबंधी कई बार इसके लिए एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसा ही दूसरी विष के लिए भी आता है ना। तो इसमें मेद और कफ का वो याद रखना, इसकी स्थल याद रखना कि क्या क्या स्थल है, आम्लक अस्थि बता दिया, मत्स्य अंड के समान बता दिया, तो वो भी अपने को याद रखना है, ठीक है भाई। और ये दुख साध्य बता रखा है, तो इसको भी याद रखना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर इस पे 13, 14, 15 पे यहाँ पे बात कर रहा है देखो अबूर्द की। अब ग्रंथि आगे चलकर ही अबूर्द का निर्माण करती है ना, तो जैसे उसके भेद है वैसे भी इसके भेद बता रखे है ना। तो यहाँ पर देखो जो अबूर्द के भेद है वो 6 बता रखे हैं, लेकिन यहाँ पे तो अपने को वो भी याद रखना कि दोष सेम सेम है ना। यहाँ पे भेद, यहाँ पे सुश्रुत ने इसके भेद क्या कितने माने, जैसे इसने सुश्रुत ने 5 भेद माने, लेकिन इसके जो अबूर्द के भेद है वो कितने, वो 6 भेद है, उनको अपने को देख करके चलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 14 में 15 में देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो इसकी सेकंड लाइन है क्या कह रहा है देखो, वृत्तम स्थिरम मंदम रुजम, कि वृत्त होगा, इसका स्वरूप बता रखा है कि अबूर्द कैसा होता है, वृत्तम स्थिरम मंदम रुजम महान महान अंतम अल्पमूलम चिर वृद्धि पाक्यो, क्योंकि देखो इसमें जो जनरली अपन ने देखा है कि जो कार्सिनोमा जो कैंसर सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ वैसे भी जो नॉर्मल सेल्स है उससे ज़्यादा ग्रोथ होती है, ठीक है भाई, उनकी ग्रोथ उससे ज़्यादा होती है, तो वो अपने को याद रखना है। तो यहाँ पे देखो है ना, वृत्तम स्थिरम मंदम रुजम महान अल्पम मूलम चिर वृद्धि पाक्यो, कि इसकी चिर वृद्धि, इसकी वृद्धि बार बार इसकी बढ़ेगी कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है ना, इस वजह से ये भी याद रखना। उसके बाद देखो कुर्वंती मासो उपचयम तू शोफ तद्य अभूर्तम शास्त्र विदो वदंती, तो यहाँ पे क्या बता दिया कि मांस के उपचय होने के कारण, इसमें देखो हाइपरप्लेसिया या फिर जैसे हाइपरट्रोपी आपने पढ़ा होगा, हाइपरप्लेसिया हाइपरट्रोपी, तो यहाँ पे क्या होगा, वो तो जो नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन यहाँ एबनॉर्मल कंडीशन होती भी है ना। एबनॉर्मल कंडीशन होने के कारण ही यहाँ पे क्या करेगा, उसको बार बार, क्योंकि सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ये क्या करते हैं, नॉर्मल सेल्स को नष्ट कर देते हैं, है ना। तो उसको भी अपने को याद, ग्रंथि में मांसज नहीं माना था, लेकिन यहाँ पे मांस के कारण मान रहा है, इसलिए वहाँ पर जो ग्रंथि के भेद है वो 5 ही हैं और इसके भेद 6 हैं, ठीक है भाई। तो ये याद भी रखना क्या कह रहा है, वातेन पित्तेन कफेन च अपि रक्तेन मासेन च मेधसाम और तज्जायते यशे लक्षणानि ग्रंथे समानानि सदा भवति, तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि अबूर्द में किसके समान लक्षण मिलते हैं, ग्रंथि के समान, वैसे भी ग्रंथि है वो आगे चल करके गबूर्द इसका ही अबूर्द का ही निर्माण करती है ना। तो इसको नीचे वाली लाइन को भी टिक करना, एक ये वृत्तम स्थिरम ये याद रखना, इसके भेद बता दिए, इसके 6 भेद है ना। आगे चलो देखो भाई, इसके अलावा देखो क्या बता रखा है, एक एक का वर्णन करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, 17 पे चलो, यहाँ पे देखो सबसे पहले कह रहा है रक्त अबूर्द, है ना। रक्त अबूर्द कैसे, यहाँ पे दी होगी, है ना। उसके बाद देखो स्रवते अजस्रम रुधिरम, कि यहाँ पर रक्त का श्राव होगा, और प्रदुष्टम च असाध्य, और क्या कह रहा है अभी कि जो रक्तज अबूर्द होता है, नोट करके लिख लेना, रक्तज अबूर्द असाध्य होता है अभी, है ना। और क्या कह रहा है, रक्त क्षयो उपद्रवम पीड़ित्वात, नीचे की लाइन को टिक करना, रक्त क्षय होने के कारण क्या कह रहा है, पांडु भवेत जो अबूर्दम पीड़ितस्तु, कि जो पांडु भी इसमें देखने को मिलेगा,
ठीक है भाई, क्योंकि रक्त का क्षय हो रहा है, तो ऐसे में एनीमिया वाली कंडीशन देखने मिलेगी। और रक्तज अबूर्द के बारे में लिख लेना कि रक्तज अबूर्द असाध्य होता है। ठीक है, उसके बाद देखो कोटेशन नंबर 18, 19, 20 में चलो, तो यहाँ पे देखो मास अबूर्द के लिए बता रखा है, उसकी क्या निदान है, किस कारण से उत्पन्न हो रहा है। मुष्टि प्रारंभ अभी अर्दिते अंगीच, या फिर जैसे कुछ मुष्टि प्रहार कर दिया भाई, आघात के कारण जो उत्पन्न होने की बात कर रहा है, तो इसको टिक करना। मुष्टि प्रारंभ है ना, अभी अर्दिते अंगे मासम प्रदुष्टम, कि प्रहार करने के कारण मांस दूषित हुआ है, पहली बात है ना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है भाई, कि अवेदनम स्निग्धम अन्य वर्णम, है ना, कि यहाँ पर किसके समान होगा, है ना, कि बिल्कुल कैसे कैसे कह रहा है, अवेदनम स्निग्धम अन्य वर्णम अपाक, कि इसमें पाक नहीं होगा। और इसका स्वरूप कैसे कह रहा है भाई, अश्मो, कि बिल्कुल पत्थर के समान बता रखा है, अश्मो प्रचाल्यम च, है ना, कि बिल्कुल स्थिर होगा। पहले तो क्या, कि क्या मुष्टि प्रहार किया, मारा, उसके वजह से मांस दूषित हुआ, दूषित होने के कारण क्या बता रखा है, अवेदनम स्निग्धम अन्य वर्णम, और क्या कह रहा है भी, कि इसमें पाक नहीं होगा, और किसके समान होगा, पत्थर के समान होगा, अस्म, है ना, अप्रचाल्यम, की इसकी गति भी नहीं होगी। और क्या कह रहा है, प्रदुष्टम मासम नरस्य, या फिर देखो उसके अलावा और निदान बता रखा है अभी, कि जो व्यक्ति क्या कर रहा है अभी, दूषित मांस का जो लोभी होता है, मतलब जो बार बार मांस का भक्षण करता है ना, प्रदुष्टम मासिम नरस्य वाड़ में वृद्धम च मांस परायणम, कि जिसको बार बार मांस खाने की आदत है ना, या फिर मांस का लोभी है, मासा अबूर्दम तवे, तो उस प्रकार के व्यक्ति को मासा अबूर्द होता है। और इसको भी क्या बोला है, तदेव च असाध्य उत्तम, कि वो भी असाध्य होता है। तो रक्तज अबूर्द भी असाध्य होता है, और जो मासा अबूर्द है वो भी असाध्य होता है, इसको याद रखना भाई, है ना। और इसमें क्या कह दिया, देखो लास्ट लाइन में, कि जो भी सप्रसुतम मर्माणी यत्रम जात श्रोतासु यच्च भवेद अचलम, कि जो बहुत बहता हो, मतलब जिससे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है ना, या फिर जैसे मर्म स्थान पर हो गया, है ना, तो अचल बता रखा है। तो इसमें सीधा सीधा अपने को यही आता है कि जो रक्तज अबूर्द है और जो मासज अबूर्द है वो असाध्य होता है भी, है ना। और रक्तज में बता दिया कि याद भी रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं इसको, है ना। तो क्या कह रहा है भाई, यस्ये जायते अन्यतम खलु पूर्वम जाति गेयम तद अद्याबूर्दम, है ना, तो उसको अद्याबूर्द कहेंगे भाई, पूर्व में उत्पन्न हुए अबूर्द के स्थान पर या उसके आसपास जो भी अबूर्द उत्पन्न होगा उसको अपन बोलेंगे अबूर्द, है ना, अद्याबूर्द कहते हैं भाई उसको। इसके अलावा क्या बोल दिया, यत्र द्वंद्वम जातम युगपतम क्रमाद, की युग या तो साथ साथ होगा, क्रमाद क्रम से होगा, पहला हो गया फिर उसके बाद दूसरा होगा, दीर अबूर्दम च भवेद, और ये भी क्या होगा भाई, कि ये दोनों असाध्य होते हैं। रक्तज अबूर्द भी साध्य था, असाध्य था, मासा अबूर्द भी असाध्य था, और जो अद्य अबूर्द है, दीर अबूर्द है, ये भी असाध्य है। ठीक है भाई। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है भाई, न पाकाद यंती, की यहाँ पर पाक नहीं होता, मतलब किसकी बात कर रहा है, अबूर्द की बात कर रहा है। न पाकाद यंती कफ आधिक्यम च मेदसो अधिकत्वात्, कि यहाँ पर कफ की भी अधिकता है, मेद की भी अधिकता है, विशेषस्तु दोषत्वम, दोष अस्तित्वात्, है ना, कि दोष स्थित होने के कारण। और क्या बोल दिया भाई, तेषाम सर्व अबूर्दम एव च निसर्गस्तु, किस वजह से सभी अबूर्द में पाक नहीं होता, याद रखना इसको, है ना। ये तो अबूर्द वाला सीन है। अब अबूर्द के बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहा है, तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, भी यहाँ पे गलगंड की बात कर रहा है। गलगंड सबसे पहले तो नोट करके ये भी लिखना कि कौन सा गलगंड नहीं होता, तो पित्तज गलगंड नहीं होता भी, है ना, याद रखना उसको। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है अभी, वात कफश्चेव गले प्रबद्धम, कि वात और कफ, है ना, गले प्रबद्धम, की यहाँ पर क्योंकि बाह्य गल स्थित है, अगर अपन ने शोथ वाला चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे भी गलगंड के बारे में बता रखा है। ठीक है भाई, जो एक देशीय शोथ है वहाँ पे बता रखा है, तो वो भी अपन ने अगर चरक सूत्र में देखा था तो उसको भी त्रिशोथी चैप्टर में वहाँ पे ध्यान रखने इसको, है ना। तो क्या कर दिया भाई, वाता कफशिचेव गले प्रबद्धम मन्ये तु सहस्रतम तथेव मेद। देखो यहाँ पे हिंदी में गलत दे रखा है, हिंदी में यहाँ पे मज्जा दे रखा है, और मज्जा इसमें कई बार एग्जाम में आंसर अपन टिक कर देते हैं, तो यहाँ मज्जा नहीं है, इसको याद रखना। वात कफशिचेव गले प्रबद्धम, की वात और कफ गले में विशेष रूप से प्रबद्ध होंगे, मन्ये तु ससृष्टम तदेव मेदम, कि वो किसको, एक तो मन्या प्रदेश के लिए बोल दिया, है ना, कि मन्या प्रदेश में यहाँ पर संश्रय होकर के किसको, मेद को। यहाँ पे कोई मज्जा की बात नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हिंदी में मज्जा लिखा है तो उसको काट के सही कर लेना भी, है ना। तो यहाँ पे दूषित सीधा सीधा याद रखना कि यहाँ पे दूषित क्या, कि मेद ही है। और क्या कह रहा है अभी, कुरवंती गंडम क्रमशः स्वलिंगम समन्विति तो गलगंडम आहु, कि इसमें दोष कैसे, कि अपने अपने लक्षणों, जैसे अगर वातिक है तो वात के लक्षण होंगे, पैतिक तो है ही नहीं, है ना, कफज है तो कफ के लक्षण मिलेंगे,
या फिर जैसे मेदज गलगंड है तो मेद के बिल्कुल ऐसे लक्षण मिलेंगे, तो उसके अपने अपने लक्षणों को उत्पन्न करेगा। तो सीधा सीधा याद रखना इसको, है ना। और कहाँ पर कि मन्य स्तंभ में विशेष, मन्य स्तंभ पर विशेष रूप से इनका आश्रय स्थान बता रखा है, उनको भी याद रखना भी, है ना। उसके बाद देखो सबसे पहले 24 25 में यहाँ पे एक एक की बात कर रहा है। तो वाती गलगंड में क्या कह रहा है अभी, तोदन्वितम कृष्ण शिरावनदम कृष्णो अरुणम च पवनात्मस्तु, कि देखो वात में हमेशा कैसा हो, या तो कृष्ण होगा, परुष होगा, है ना, अरुण वर्ण होगा, तो ये कह रहा है। तो यहाँ पे तोदन कृष्ण शिरावनदम की कृष्ण शिराओं के जैसा, कृष्ण अरुणम की कृष्ण अरुण वर्ण का होगा, पवनात्मकम जो वातिक वाला है। उसके बाद देखो मेदो, है ना, इसको टिक करना भी, मेदो अन्विच उपचितम कालाद, कि जिसमें देखो कुछ काल के पश्चात, कि जब इसमें मेद आधिक्य हो जाएगा, मेद बढ़ जाएगा भी, मेदो अन्वितम च उपचित से, कि यहाँ पे मेद बढ़ जाएगा कालाद, काल के आधार पर, भवेद, है ना, अति स्निग्धम च अरुजस्य, कि ये अत्यधिक स्निग्ध हो जाएगा और वेदना रहित होगा, इसमें वेदना नहीं होगी, पेन नहीं होगा भी, है ना। और क्या कह रहा है, पारुष्य युक्तम च, कि परुषता, क्योंकि वातिक है तो परुष वर्ण होगा ही, परुष होगा। इसके अलावा देखो चिर वृद्धि पाक, कि क्या बता दिया देखो यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे चिर वृद्धि, इसकी वृद्धि भी होगी, बढ़ेगा, पाक, पाक भी हो सकता है। देखो पाक की बात करें, यद्रचम पाक की उतात, कि कभी कभी, कंफर्म नहीं कह रहा कि यहाँ पर कभी कभी पाक भी हो सकता है। तो किसकी बात कर रहा है, जो वातिक गलगंड है उसमें कभी कभी पाक भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि काल क्रम से वो बढ़ गया है, उसमें मेद की अधिकता बढ़ गई है, ठीक है। और क्या कह रहा है अभी, वेरस्यम च आश्यम, उसका मुख का स्वाद क्योंकि विरस हो जाएगा, बाद में ऐसे भी विरसता युक्त होता है ना। च तस्य जंतो भवती तालुगल प्रशोषम च, कि इसमें देखो मुख्य उपद्रव कैसा होगा भाई, तालु शोष होगा, क्योंकि वात है तो वात में शोष होना ही होना है ना। तो इसको टिक कर लेना भाई। नीचे की तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है, मेदोपचितम की जब मेद बढ़ेगा, कालाद भवितम, कि इसमें काल के वस्तुभूत कैसा होगा, स्निग्ध होगा, अरुजा युक्त होगा, है ना, इसको याद रखना। इसके अलावा देखो कि पारुष्य जब इसकी वृद्धि होगी तो इसमें यदृचा कभी कभी पाक भी हो सकता है, वो भी याद रखना। और वातिक है इसमें मुख का स्वाद कैसा होगा, कि इसमें, है ना, वैरस से विरसता युक्त होगा, इनको याद रखना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 26 27 में चलो, है ना, चैप्टर नंबर 11 और 26 27 7। उसके बाद देखो क्या कह रहा है भाई, कफज गलगंड। अब यहाँ पे देखो पित्तज गलगंड की बात क्यों नहीं कह रहा है, इसको टिक करना। कफज गलगंड में चलो क्या कह रहा है 26 27 में, स्थिरम सवर्णो अल्प रुगस्य कंडू शीतो महास, है ना, छोड़ देना, इसको टिक नहीं करना है, इसको टिक करो। चिराभिवृद्धि कुरुते चिराचे प्रपच्यते मंद रुजम कदाचित, कि यहाँ पर जो वृद्धि होगी वह कैसी होगी भाई, चिराचे, है ना, चिराभिवृद्धि की काफ़ी लंबे धीरे धीरे ऐसे वृद्धि होगी, कुरुते चिराचम, है ना, मंद रुजम की इसमें मंद वेदना होगी। और क्या कह रहा है अभी, माधुर्यम आशय की मुख का स्वाद कैसा, जैसे वातिक वाले में था वहाँ वैरस्य था, और यहाँ पे माधुर्यम आशय च, है ना, च तस्य जंतु भविति तालुगल प्रलेपम, कि बिल्कुल कैसा होगा, कि ऐसा फील होगा कि बिल्कुल लेपन कर रखा है ना। देखो तालु शोष बता रखा था किसमें, वातिक वाले में, और यहाँ पे क्या कह रहा है, तालुगल लेपम, है ना। इसको मुख का स्वाद भी याद रखना, इसकी वृद्धि कैसी बता दी वो भी याद रखना। और पैतिक, इसमें पैतिक तो है ही नहीं, वातिक वाले में इसकी चिर वृद्धि होगी, इसमें क्या बता दिया कि इसमें, है ना, इसमें यदृचा कभी पाक भी हो सकता है, मुख का स्वाद कैसा होगा, कि इसमें हास्य वैरस्य होगा, वो बता दिया। इसमें बिल्कुल तालु शोष होगा, और यहाँ पर तालु लेप, है ना, तालुगत लेप बता रखा भी, पर लेप बता रखा है, मुख का स्वाद माधुर्यता बता रखी है ना। उसके बाद देखो आगे चलो, अब बात कर रहा है देखो इसमें मेदस गलगंड। अब मेदस गलगंड 28 29 में देखो क्या कह रहा है अभी, स्निग्धम, क्योंकि इसके भेद भी तीन है ना, तो बता दिया यहाँ पे, स्निग्धो मृदु पांडु अनिष्ट गंधो, ये कैसा होगा भाई, कि स्निग्ध होगा, क्योंकि मेदज है तो स्निग्ध तो होना ही है। स्निग्धो मृदु पांडु अनिष्ट गंधु मेद कृतम, कि मेदज वाला होगा। और नीरुतम अताति कंडुच, कि इसमें अनिष्ट गंध जरूर याद रखना भी, कि इसमें बदबूदार होगा भी, है ना। स्निग्धम मृदु पांडुरम अनिष्ट गंधो, अनिष्ट गंध को याद रखना, मेदकृतम की जो मेदक है। उसके बाद देखो प्रलंबते अलाबू, अलाबुवत, कि बिल्कुल कैसे तुम्बी के जैसे लटका रहेगा भाई, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रलंबते अलाबुवदम अल्पमूलो, और देहा अनुरूप क्षय वृद्धि। देखो इससे पहले अपन जो मेदस ग्रंथि थी वहाँ पे क्या था, शरीर अनुरूप क्षय वृद्धि, कि जैसे शरीर बढ़ेगा तो उसका क्षय होगा, ऐसे उसकी अगर शरीर क्षय हो रहा है तो उसका भी क्षय होगा, वृद्धि होगी तो वृद्धि होगी, तो दोनों दे रखा था। तो मिलती जुलती लाइन है,
और यहाँ पे भी देखो कह रहा है अभी प्रलंबते कि बिल्कुल अलाभों के जैसा। अल्पमूलम कह रहा है देह अनुरूप क्षय वृद्धि की, सही शरीर के अनुसार ही इसकी क्षय वृद्धि होगी। तो किसकी बात कर रहा है, वहाँ पे शरीर बोला था और यहाँ पे बोल रहा है कि देह, है ना। तो गलती से कभी कभी पूछ लेते हैं, मिलते जुलते हैं, तो दोनों को याद भी रखना। ये किसका है भाई, ये मेदज गलगंड है और वो मेदज ग्रंथि है ना, याद रखना। उसके बाद देखो स्निग्धम आश्यता कि इसमें मुख का स्वाद कैसा। देखो वातिक वाले में आस्यविरस्य, कफ वाले में किसमें माधुराश्यता बता दिया। उसका तालुगल प्रलेप बता रखा है, तालुशोष वातिक वाले में था। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है भाई, है ना, स्निग्धम च आश्य भवेदम जंतुर गले अनुशब्दम। और क्या बोला है भाई कि गले से बिल्कुल कैसा, देखो इसको जरूर याद रखना, जंतुर गले अनुशब्दम कुरुते च नित्यम, कि उसके गले से बिल्कुल शब्द जो बोलना चाहे उसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं होगा भाई, है ना। बिल्कुल कह रहा है कि कैसा अस्पष्ट ही बोलेगा, समझ में भी नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है ना। तो ये भी अपने को याद रखना। और इसको अपने को ऐसे याद रखना, गल मुच्छे, गल मुष्कवत अवलंबते, ये गलगंड का सामान्य लक्षण भी है भाई, है ना। अलाभुवत याद रखना, अलाभु मेतज का है और इसका मुष्कवत अवलंबते, तो ये किसका है, गलगंड का है ना। गल मुच्छे, गल है ना, गलगंड में मुष्कवत अवलंबते कि मुस्के जैसा ऐसा लगेगा। और अलाभुवत, अलाभुवत किसमें, मेदस में बता रखा है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है अभी, कृच्छाद, अच्छा है ना, कृच्छाद कि बिल्कुल कृच्छाद संसम कि कृच्छता पूर्वक सांस ले रहा है। मृदु सर्वगात्रम च, या फिर शरीर का देखो कैसा बता रखा है अभी, मृदु है ना। संवत्सरम च अति रोचकम, और क्या कह रहा है अभी, 1 वर्ष पुराना हो गया अभी। देखो 1 वर्ष पुराना, एक तो आपसी के लिए बता दिया है ना, अभी जस्ट पढ़ा है, वर्ष गणानुबंधी बता रखा है, तो इसका भी 1 वर्ष का याद रखना। उसमें वात रक्त में भी बताया था, वो भी याद रखना, है ना। अर्श में भी बताया था। तो इन चीज़ों को एक साथ नोट करके लिख लेना कि कहाँ पर 1 वर्ष, इनके ऐसे अर्दित के लिए भी बोला था 3 वर्ष के लिए जैसा। तो इन चीज़ों को नोट करके लिखना, इनको पूछ लेते हैं भी, है ना। तो इसमें देखो कृच्छाद उच्च वसंतकम की जो व्यक्ति आसानी से सांस नहीं ले रहा, मृदु सर्वगात्रम चाहे उसका शरीर कैसा बता दिया अभी, मृदु, संवत्सरम चाहती है रोचकम, है ना, कि उसका 1 वर्ष पुराना से ज़्यादा हो गया और अरोचकता भी है। और क्या कह रहा है उसके साथ ही, क्षीणम च वेद्यो गलगंडिनम, है ना, कि जो व्यक्ति कैसा हो रहा है अभी, क्षीण हो रहा है ना। क्षीणम च वेद्यो गलगिनम च भिन्न स्वरम, एक तो क्षीण भी हो रहा है, उसका स्वर भी कैसा कि भिन्न स्वरम की, बिल्कुल स्वर भी बेकारी का आ रहा है। और क्या कह दिया भाई, चेवम च विवर्जित, अगर ऐसा आपको रोगी मिलता है ना, कि एक तो दुख पूर्वक सांस ले रहा है, उसको 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया, अरोचक भी है ना, या फिर क्षीण भी हो रहा है, या फिर इसके अलावा और क्या कह रहा है अभी कि उसका जो स्वर है वो भी भिन्न स्वर है। अगर ऐसे लक्षणों से अगर आपको मिलता है, व्यक्ति आता है, तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी भाई। तो ये असाध्य इसके गलगंड के लक्षण हैं, इनको याद रखना। देखो 6 लक्षण के समथिंग है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है अभी, यहाँ पे निबद्धम कि गले में जो सोत होगा वो कैसा कह रहा है अभी, है ना, निबद्धम, बिल्कुल कह रहा है निबद्धम शौतु यश्य कि जो शोथ है, मुष्कवत अवलंबते गले कि जैसे किसके समान, कि मशक के जैसा, है ना, पानी भरा हो या फिर जैसे उसके समान इस प्रकार से लटक रहा है। महानम व यदि व हश्वो कि बड़ा है या फिर छोटा है। महानो व यदि हश्वो गलगंडम बता दीजिए, तो उसको अपन क्या कहेंगे भाई, गलगंड कहेंगे। तो गलगंड का सामान्य लक्षण हो गया ये, है ना, सामान्य लक्षण याद रखना। तो इसको ऐसे याद रख लेना, गलमुच्छे मुष्कवत लंबते कि बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ना। ये आपका चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद देखो नेक्स्ट चैप्टर निकालूं, चलो इसमें, है ना। तो वृद्धि कितने, आचार्य सुश्रुत ने वृद्धि के भेद माने 5 7, है ना, नोट करके लिखना कि आचार्य सुश्रुत ने वृद्धि के भेद माने 7 और आचार्य चरक ने माने हैं वृद्धि के कितने, 3 भेद माने। और तीनों के नाम लिख लेना कौन कौन से, एक तो व्रग्न रोग, है ना, दूसरा बता दिया कि मूत्र वृद्धि, एक बता दिया मेदो वृद्धि। ये 3 प्रकार के वृद्धि रोग माने हैं आचार्य चरक ने। और कहाँ पर बोले हैं कि सोथ वाले चैप्टर में बोले हैं, है ना, ठीक है, चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 12 वहाँ पे बोले। इसके नीचे रेफरेंस भी दे रखा है, तो आप इसमें भी देख सकते हो वैसे भी। तो इसमें देखो पहले कोटेशन नंबर 3 पे चलो, वात पित्त श्लेष्म शोणितम मेदो मूत्र आंत्र निमित्ता सप्त वृद्धि। यहाँ पर देखो 7 प्रकार की वृद्धि के नाम दे रखे हैं कि वात पित्त कफ, 3 तो ये हो गए। उसके बाद देखो शोणितम की रक्त के कारण बता रखा है। उसके अलावा देखो मेदो, मेद वृद्धि बता रखा है, मूत्र, मूत्र बता दिया, या फिर आंत्र, आंत्र वृद्धि,
है ना। जैसे हर्निशन बता रखा है वो भी बता दिया। इसके बाद देखो सप्तम वृद्धि की 7 प्रकार की वृद्धि होती है, तो ये 7 वृद्धि अपने को याद रखना। और जो भी वृद्धि होती है वैसे भी मुख्य रोग जो होता है वो वात का ही होता है ना। तो वात वाले में अगर आप उसमें जो अलग अलग चैप्टर अगर पढ़े थे अपन ने, वहाँ पे अगर जो है ना सामान्य सामान्य विकार एक नानात्मक भेद, तो नानात्मक भेद में बता रखा था वहाँ पे, अपने को ध्यान भी रखना है ना। तो यहाँ पे देखो और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। अथ प्रकपितो अन्यतम ही दोष फल कोश वाहिनी भी प्रपन्नम धमनी फल कोश वृद्धि जानियात, है ना। कि एब्डोमिनल कैविटी में देखो क्या कह रहा है अभी, कि जहाँ पर फल कोश प्रोलेप्स की बात कर रहा है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे फल कोश की वृद्धि किसकी बात कर रहा है, देखो ऑर्किटिस की बात कर रहा है। ठीक है, जो मम्स है, मम्स का एक कॉम्प्लिकेशन भी है आपको अगर ध्यान हो तो, है ना। जो ऑर्किटिस है यहाँ पे दे रखा है, देखो इसमें अंड वृद्धि की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। कि फलकोश कि अतः प्रकुपितम अन्यतम ही दोष है, कि दोष प्रकुपित होकर के फल कोश वाइनम अभिप्रपन्नम धमनी फल कोश अभिवृद्धि जनियति, कि किसकी वृद्धि होगी उसको नाम दे दिया, तो यहाँ पे है ना अंड वृद्धि बता रखा है, उसको भी याद रखना। ठीक है, और इसका एक मम्स का कॉम्प्लिकेशन भी है, नोट करके लिख लेना कि मम्स का कॉम्प्लिकेशन है, उसकी वजह से ऑर्किटिस होता है, एग्जाम में भी आया हुआ है इसका। ठीक है भाई, अब इसमें देखो वृद्धि के जो पूर्व रूप है, अब पूर्व रूप में क्या क्या बता रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो तासाम भविष्यता नाम च, इसके भविष्य ये पूर्व रूप बता रखे, पूर्व रूपाणी च, तो पूर्व रूप क्या क्या, वस्ती कटी मुष्क मेड्र वेदना मारुत निग्रह, कि यहाँ पर देखो वस्ती प्रदेश पर, कटी प्रदेश पर मुष्क, है ना, या फिर मेड्र प्रदेश पर वेदना मारुत निग्रह, की वात के निरोध होने के कारण, वात के रुकने के कारण यहाँ पर वेदना होती है, कहाँ पर, कि वस्ती पर, कटी प्रदेश पर, मुष्क प्रदेश पर, मेड्र पर, है ना। और फल कोशम शोफस चेती, यहाँ पे फल कोश उसकी बात कर दी भाई, यहाँ पे उसके लक्षण भी बता दी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है अभी, है ना, तत्र अनिल परिपूर्णम च वस्ती वातात परुषम अनिमित्तम, है ना, कि जो वात वृद्धि है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने वृद्धि के भेद देखे, वातिक वैतिक कपस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो वस्ती च वातम, की जो वातज वस्ती है ना, उसकी बात कर रहा है, कि यहाँ पर देखो वात का प्रकोप होगा, और वात का प्रकोप कहाँ पे बता रखा है भाई, परुषम और परुष वर्ण का, क्योंकि जो परुष है कठोर है वेद है, तो ये वातिक में आते हैं। परुषम निमित्तम अनिलम रुजम, की यहाँ पे वेदना होगी, और वात वृद्धिम आचक्षते, तो उसको वात वृद्धि बोल दिया। तो वात वृद्धि में क्या बोला भाई, है ना, कि जो वस्ती है वो किस प्रकार से हो जाएगी, है ना, परुष वर्ण की बता दी, वहाँ पे वेदना होगी और वात वृद्धि, है ना, वस्ती च वातात परुषम निमित्तम च, इसी वजह से इसको वृद्धि की बोला। उसके बाद देखो पैतिक वाले में क्या बात कर रहा है भाई, इसको टिक करना, पक्व उदुम्बर शंकाशम च, कि बिल्कुल उदुम्बर, ये पक्व उदुम्बर हमेशा या तो रक्त में आता है या पित्त में आता है, ये ध्यान रख लेना। पक्व उदुम्बर शंकाशम ज्वर दाहम च उष्मवती, कि अगर इस प्रकार के लक्षण मिले तो ये किसकी वृद्धि के लक्षण है, ये पित्तज वृद्धि के लक्षण है ना। च आसु समुत्थानाम पाक पित्त वृद्धि, इसको टिक कर लेना। उसके बाद देखो कठिनम अल्प वेदनम शीत कंडुमति श्लेष्म वृद्धि, कि जिस प्रकार से एक तो कठिन ऐसा बता रखा अल्प वेदना, क्योंकि कफ में ऐसे भी वेदना अल्प होती है, शीता शीत होगा, कंडुमति श्लेष्म वर्धिनम, कि ऐसा ऐसा होगा, तो ये किसका, ये इसका कफज वृद्धि का लक्षण है, इनको भी याद रखना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है अभी, कृष्णम स्फोट वृत्तम, ये रक्तज की बात कर रहा है। ठीक है, रक्तज की बोला है, उसके साथ देखो मेद वृद्धि के लक्षण में बोला है दोनों। तो कृष्णम स्फोट वृत्तम पित्त वृद्धि लिंगम रक्त वृद्धि, क्योंकि इसमें पित्त वृद्धि में जो लक्षण मिलते हैं वैसे ही लक्षण आपको रक्तज वृद्धि में मिलेंगे। और इसी की बात करता है कृष्णम स्फोट वृत्तम, कि ये थोड़ा सा काला होगा, देखो अपन ने इससे पहले भी देखा था कि बात में रक्त वाले में थोड़ा सा कृष्णवर्णी ज़्यादा होगा, बाकी सिम्टम तो आपको बिल्कुल रक्त के जैसे ही मिलेंगे, पित्त वाले ही मिलेंगे सारे रक्त में, है ना। इसके बाद देखो मृदु स्निग्धम, कि मृदु स्निग्ध होगा, कंडुमति अल्प वेदनम, अब ये किसकी बात कर रहा है, देखो मेद की बात कर रहा है, मृदु होगा, स्निग्ध होगा, कंडुमति अल्प वेदनम, की कंडु युक्त होगा, और ताल फल प्रकाशम च मेदो वृद्धि, ताल फल वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ताल फल के समान होगा, तो कौन सा है भाई, ये मेदो वृद्धि का एग्जाम्पल है। और बिल्कुल पक्वोदुम्बर शंकाशम होगा, तो ये किसका, कि पैतिक वृद्धि का, वो भी याद रखना। ठीक है भाई, तो इनको याद रखना विशेष रूप से, एक तो ये ताल फल प्रकाशम च मेदो वृद्धि का लक्षण है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलो। अब यहाँ पे देखो मूत्र वृद्धि की बात कर रहा है, मूत्र संधारणम शीलस्य मूत्र वृद्धि भवती,
कि मूत्र का जो वेग का विधारण करेगा तो उसमें क्या होगा, मूत्र वृद्धि होगी। और इसको टिक करना, सा गच्छतु अम्बुपूर्णम द्रतिरिव शुभ्यति, कि बिल्कुल पानी से मशक भरा हुआ है, जैसे कई बार गुब्बारा भरा हुआ है, बिल्कुल इसी टाइप से फील होगा, है ना। मूत्र कृचम वेदनम च वृष्ण्यो, कि कहाँ पर होगी, कि मूत्र, क्योंकि कृचता पूर्वक मूत्र की प्रवृत्ति होगी, और वृषण प्रदेश पर, यहाँ पर होगा भी। शौतो कोशच, कि शोथ क्या होगा, कहाँ पर, कोश वाले, है ना, जो स्क्रोटल वाला रीजन है, स्क्रोटल की बात कर रहा है वहाँ पे, कोशच, है ना, आपादिति ताम मूत्र वृद्धि विधात। और यहाँ पे नोट करके लिखना कि बिल्कुल आचार्य जो वाग्भट्ट है उन्होंने विशेष रूप से एक लाइन लिखी है, कृत्य अपि कृत संज्ञकम, कि बिल्कुल ऐसा फील होगा कि मैंने को और अभी करना है। जो चरक ने लाइन बोली है किसके लिए, कफज अतिसार के लिए, है ना। कफज अतिसार में वैसा लक्षण होगा कि उसको बिल्कुल ऐसा कंप्लीट फील नहीं होगा कि मेरे को और भी कुछ अभी करना है, जैसे अगर मोशन के लिए जाएगा तो ऐसा। तो यहाँ पर मूत्रवृद्धि का भी लक्षण बता रखा है कि बिल्कुल रोगी को ऐसा फील होगा, कृत्य अपि कृत संज्ञकम, बिल्कुल कंप्लीट रूप से इवेक्यूएट नहीं हुआ है भाई, खाली नहीं हुआ उसका ब्लैडर, है ना। तो वो किसका लक्षण है, वो मूत्र वृद्धि का लक्षण है। तो वही सेम लाइन आचार्य चरक ने बोली है किसके लिए, कफज अतिसार के लिए, और वही सेम लाइन वाग्भट ने बोली किसके लिए, मूत्र वृद्धि के लिए। कृते अपि कृत संज्ञकम, लिख लेना इसको, है ना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलो। 8 को इसको याद रखना, अम्बु पूर्णम धृतिरिव शुभ्यति मूत्र कृच्छे वेदना वर्षणियों की, कहाँ पर होगा भी, कोशम च उपध्याय थी। और कह रहा है भी कि यहाँ पे शोभ की कंडीशन बता रखा है ना। आगे चलो देखो, इसके बाद देखो आंत्रवृद्धि की बात कर रहा है। अब आंत्रवृद्धि में क्या होगा भाई, क्योंकि ये जो वृद्धि है वैसे भी क्या है, वात वृद्धि के कारण ही होती है ना। तो यहाँ पे देखो निदान अधिकतर वही बता रहे कि भार हरणम च बल वृद्धि च वृक्षम प्रपतनम च, कि भार भोजा ढो रहा है भी, बल वृद्धि बता रखा है, या फिर वृक्ष से गिर गया, या फिर जैसे इसके अलावा और भी बता रखा है विशेषो वायु अति प्रबद्धम। इसको टिक करना कि इसका जो मुख्य निदान है विशेषाद वायु अति प्रबद्धम, की वायु अत्यधिक मात्रा में प्रवर्धित होगी, प्रकुपितम स्थूलम आंतरश्य, और आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से प्रकुपित होकर के च एक देशम विगुणम आदायति, कि एक प्रदेश में विशेष रूप से विगुण हो जाएगी, विगुण होगी। और क्या कह रहा है भाई, गत्वा वंक्षणम संधीच ग्रंथि रूपेण, कि इंग्वाइनल रीजन में ग्रंथि जैसा ऐसा स्वरूप बना लेगी, और ग्रंथि का जैसा स्वरूप बनाएगी, है ना। स्थितम च प्रकृतिमाणम च कालांतरेण फलकोशम प्रवेश्यम, और धीरे धीरे जब वो क्या है कि कालांतर, थोड़े समय बाद बिल्कुल फल कोशम प्रविशम, की फल कोश में बिल्कुल प्रवेश कर जाएगी। और क्या बोला है, मुष्क शोफम चापादिति, कि वहां पर स्वेलिंग को उत्पन्न करेगी। और आधामतो च वस्ती वातम, की बिल्कुल ऐसा फील होगा कि बिल्कुल कैसे, कि आद्यमान वाली कंडीशन में उतर है, या वस्ती के समान जैसा फूला होगा ऐसा उतर है। आदमातो वस्ती वातशी प्रदीर्घम स शोभा भवती, और कैसा होगा भाई, वहां पे दीर्घ शोभ होगा। और क्या कह रहा है, स शब्दम अपीड़ितम च ऊर्ध्वम उपेति च विमुक्तम पुनर आध्यात तम वृद्धि च असाध्य, और जो ये आंत्रवृद्धि है इसको असाध्य बता रखा है। तो सीधा सीधा पहले तो इसके विशेष वायु अति प्रबद्धम, इसको टिक करना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है भाई, प्रकुपितम स्थूलम आंतरे च एक देश, कि आमाशय या फिर आंत्र में एक देश में विशेष रूप से विगुणम च आदायी गत्वम, के एक प्रदेश में विगुण होगी। और क्या बोल दिया भाई, वंक्षणम च ग्रंथि रूपेण, की ग्रंथि का निर्माण करेगी। और यहाँ पे इस पे थर्ड लाइन पे देखो, मुष्क शोभम चापा देती, कि बिल्कुल ऐसे मुष्क प्रदेश पर शोभ उत्पन्न कर देगी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आदमातो वस्ती वातस्य, कि आद्यमान होगा और किसके जैसा होगा, वस्ती वातस्य, की वस्ती के जैसा बता रखा है ना। प्रदीर्घ शोभम शोभा भवती, यहाँ पे दीर्घ शोभ उत्पन्न होगा। और स शब्दम च पीड़ित, कि बिल्कुल शब्दवन इस प्रकार से वो पीड़ा उत्पन्न करेगा। ऊर्ध्वम उपेति च विमुक्तम च आद्यमातम, और इसी को जो बोला है ये कौन सा लक्षण है, कि ये आंतरवृद्धि है और ये असाध्य लक्षण है भी, याद रखना है इसको, ठीक है भी। उसके बाद देखो आगे चलो, कोटेशन नंबर देखो, उपदंश की बात कर रहा है कोटेशन नंबर 10 में। अब देखो जो उपदंश है उसको अपन बोलते हैं सॉफ्ट कैंकर, है ना। जो सॉफ्ट कैंकर है उसको डिक्रिगाई के कारण उत्पन्न होता है भी, ठीक है भाई। तो उपदंश ये भी याद रखना। इसके अलावा देखो इसकी जो स्टेजेस भी बता रखा है, इसके भेद भी बता रखे हैं, उपदंश के 5 भेद होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे, है ना। इसकी यहाँ पे विमर्श में इन्होंने देखो स्टेज भी बता रखी है, पहली वाली कंडीशन में क्या होगा, सेकंड स्टेज में क्या होगा, फिर थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा। और दूसरा यहाँ पर फिरंग के साथ भी कोरिलेट किया भी, है ना। जो फिरंग है वो किसको, इसमें देखो उपदंश को एक तो बता दिया किससे कोरिलेट किया भी, है ना, जो इसमें गोनोकोकस इससे कोरिलेट किया है।
और फिरंग ट्रिपिनोसोमा पैलिडम, इनके वेक्टर भी याद रखना और इसमें किस प्रकार से क्या क्या कंडीशन होती है दोनों को अपने को याद रखना है। उसके बाद देखो स्लीपत बता दिया, स्लीपत के भेद भी बता रखे हैं। हालांकि वहाँ पे स्लीपत का तो एक ही बोला है और सरसप कल्प का प्रयोग बता रखा है। यहाँ पे सरसप तेल का अपन पढ़ेंगे जब चिकित्सा में, वहाँ पे दे रखा है ना। यहाँ पे इसके भेद बता रखे हैं, 3 प्रकार के भेद होते हैं, तो वात पित्त कफ ऐसे बता रखा है। और अगर अपन इसमें देखें तो ये एक प्रकार से यूनिलैटरल एडिमा है ना। और इसका जो वेक्टर है जिसे है ना, एक तो बता रखा है फाइलेरिया एलिफेंटाइटिस है ना, वो भी याद रखना क्योंकि इसमें यूनिलैटरल क्योंकि एक ही पैर में होता है इसलिए बता दिया। अगर बाइलेटरल होगा तो इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, है ना, कि जनरल उसमें जनरल इसमें एडिमा में काउंट करते हैं। और इस वजह से एक में हो रहा है तो लोकलाइज होंगे भाई, तो लोकलाइज की बात करेंगे। और इसका जो वेक्टर है वो भी याद रखना कि क्यूलेक्स बता रखा है भाई, है ना, क्यूलेक्स। इसके अलावा इसके साध्य लक्षण भी बता रखे भाई, साध्य लक्षण क्या, असाध्य लक्षण क्या। तो इसको देखो, है ना, इसको करो। क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो। सबसे पहले तो उपदंश जिसको अपन बोलेंगे सॉफ्ट कैंकर, है ना, सॉफ्ट कैंकर। अब इसमें देखो निदान बता रखे क्या क्या निदान है भाई। यहाँ पे तत्राति मैथुनादति ब्रह्मचर्य, ये कोई काम के नहीं है ना। अपने को तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नीचे की लाइन को टिक करना कि यहाँ पर अगर इस टाइप से ये निदान सेवन करता है, अभिघातात चतुष्पदी गमनम च, ये चतुष्पदी बेस्टिलिटी के लिए बोल दिया भाई, है ना। या फिर इसके अलावा देखो शुक्रम च वेग मूत्र वेग विधारणम की, मूत्र वेग विधारण करता है, मैथुनम जंती, है ना। यहाँ पर नीचे की लाइन को टिक कर लेना अपने। तो प्रकुपितम दोष, कि दोष प्रकुपित होकर के शते अशते, यहाँ पर शत उत्पन्न करेंगे या फिर अशत भी हो सकता है ना। शते अशते व सथु, है ना, शौथु च उपजनयति तम उपदंश आचक्षते, उसको अपन उपदंश बोलेंगे कि दोष प्रकुपित होकर के शत भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और जो शोध उत्पन्न होगा उसी को अपन उपदंश कहेंगे भी, है ना। इसको टिक करना। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलो। स पंचविधम त्रिभी दोषे पृथकम समस्ते असृजाज, कि यहाँ पर देखो दोषों के आधार पर 5 प्रकार के बता रखे, तो वातिक पैतिक कफज और रक्तज और सन्निपातिक। तो पंचविधम त्रिभी दोषे, तो पंचविधम तो ऐसे बोले 3 तो दोषों के आधार पर, है ना। पृथक पृथक बता रखा है, समस्ते, समस्ते मतलब कि जो सन्निपातिक और असृजा, असृजा मतलब कि रक्तज। तो इसके 5 भेद हो गए, वो भी याद रखना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो एक एक के लक्षण बता रखा है। तो तत्र वातिके पारुषम त्वक परिपुटनम स्तब्ध मेढ्रता, परुषोपतम विविधा वात वेदनम। देखो वातिक के लक्षण याद रखना, एक तो इसको पारुष्य त्वक परिपुटनम स्तब्ध मेढ्रता, इसको याद रखना भी, है ना। और विविध वेदना, किसमें अलग प्रकार की वेदना होगी। पैतिक में देखो, पैतिक वाले में क्या कह रहा है अभी, ज्वर सौतु पक्व उदुम्बर शंकाशम तीव्र दाहम, ये पक्व, है ना, पक्व उदुम्बर के समान होगा, तीव्र दाह होगा। शिप्र पाकम च, कि शीघ्र पाक वाला होगा, टिक करना है इसको। कफज वाले में देखो क्या कह रहा है अभी, कि कंडुवान कठिनवान होगा, कोई ज़्यादा खास नहीं है। रक्तज वाले को अपने को याद रखना, कृष्णम स्फोट प्रादुर्भाव अत्यर्थम असृगम प्रवृत्ति, कि बिल्कुल इसमें जो स्फोट होंगे वो कृष्ण वर्ण के होंगे और लक्षण किसके समान, रक्तज के समान, है ना। और अत्यर्थम श्रकम प्रवृत्ति, की रक्त की अत्यधिक प्रवृत्ति होगी। पित्त लिंगानी च अत्यर्थम, कि पित्त के समान ही लक्षण मिलेंगे। ज्वर दाहम शोषस्य, और अगर ज्वर दाह शोष ऐसा बता रखा है, यापे सेव कदाचितम, कि ये कदाचित यापे भी हो सकता है। इसको जरूर याद रखना कि रक्तज उपदंश में अगर कैसे लक्षण मिले आपको, है ना, कि कभी कभी अगर ऐसा लक्षण हो कि ज्वर दाह मुखशोष ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो ये यापे भी हो सकता है। और कृष्ण वाणु ऐसा बता रखा है, कृष्ण स्फोट होंगे, तो ये रक्तज की बात। उसके बाद देखो सर्वजे सर्वलिंगम दर्शनम अवतरणम च शेफ, कि यहाँ पर शेफ का अवतरण भी हो सकता है, पाटन भी हो सकता है, बता दिया भाई, है ना, कि सर्वलिंगम यहाँ पे सभी लक्षण मिलेंगे। अवतरणम च शेफ क्रमी प्रादुर्भाव मरणम चेती, की क्रमी का उद्भव भी हो सकता है, इसमें मृत्यु भी हो सकती है। कौन सा, कि जो सन्निपातिक है, याद रखना भी इंपॉर्टेंट है नीचे, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे विमर्श में चलो, उपदंश को देखो सॉफ्ट कैंकर भी कहते हैं, और इसके वेक्टर भी बता दिए भाई, डुक्रिया बेसिलस, है ना। और कितना बता दिया इसके, कि इसमें दूसरे या 7वें दिन पर बिल्कुल इस प्रकार के सिम्टम डेवलप होते हैं, वो भी याद रखना। और यहाँ पे विमर्श में देखो सेकंड वाले बोल रहे हैं भाई, फिरंग को गर्मी या आतंक सिफिलिस भी कहते हैं, है ना, सिफिलिस बोल दिया। और इसका भाव प्रकाश ने सर्वप्रथम इसका वर्णन देखो फिरंग देश, तो इसका गंध रोग से नाम से इसका वर्णन किया था। तो इसको याद रखना कि गंध रोग से किसका नाम बोला भाई, फिरंग को। और फिरंगो जायते देहनम ध्रुमम, ये बता दिया। इसके 2 लाइन छोड़ करके देखो इसके लक्षण बता रखा है, जिससे अपन ने उसमें
देखा था जो सैडल नोज वाली कहानी थी भाई कुष्ठ में, कार्श्यम बलशयो नासा अभ्यंगो बहिष्य मंदता, है ना। ऊपर से 1 2 3 4 5 6 वाली लाइन में देखना, है ना। यहाँ पे कह रहा है शोतम जनयेद कष्ट साध्यो बुद्धि स्मृतम कार्षे बलशयो की कार्शिता होगा, बलशय होगा, नासा भ्यंगो बहिष्य मंदता, है ना। और इसका वेक्टर भी देखो बता रखा है ट्रिपेनोसोमा पैलिडम, ठीक है भाई, याद रखना, ठीक है, सिफिलिस। उसके बाद देखो और नासाभ्यंग वाला जो अगर आपको ध्यान आ रहा तो अस्थि मज्जा आश्रित बता रखा था, तो नोट करके उसको भी लिख लेना कि जो अस्थि मज्जा आश्रित था कौन सा, कुष्ठ वाला, धातुगत जो कुष्ठ बता रखा है वहाँ पे साध्य कैटेगरी में बोला था, तो उसमें भी ऐसा लक्षण मिलेगा। अब इसमें देखो इसकी स्टेज बता रखी है, विमर्श की बात कर रहा हूँ मैं, पेज नंबर इसी पे 361 पे। प्रथम अवस्था में देखो कि तीसरे सप्ताह में कैसा कि यहाँ पे सिम्टम मिलेंगे, तो इसको टिक करना। उसके बाद देखो हार्ड कैंकर क्यों बोला अभी, क्योंकि इसमें लिम्फ का भी स्राव होता है, वो बता दिया। द्वितीय अवस्था में देखो क्या बता दिया अभी, यहाँ पर ऐसे कि ओष्ठ पर, जीभ पर, तालु पर यहाँ पर छाले हो जाएंगे, ये बता दिया, है ना। श्लेष्म कला को, तो इसको इसको एक तो छाले को भी याद रखना, इसमें कौन से वाले में, कि सेकेंड स्टेज में छाले होंगे, है ना। उसके बाद देखो सेकेंड स्टेज की बात कर रहा है कि यहाँ पर जो लिम्फ ग्लैंड है वो फूल जाती है, ठीक है भाई। कौन सी, इसकी जो सेकेंड स्टेज की बात कर रहे हैं कि लिम्फ ग्लैंड बिल्कुल स्वेलिंग होगी। और थर्ड में देखो यहाँ पे गम्मा, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, GUM में गम्मा का फॉर्मेशन कब होता है, तो थर्ड स्टेज में गम्मा का फॉर्मेशन होता है ना। तो प्रथम वर्ण से देखो 6 माह तक, जो 2 3 तक, तो गम्मा याद रखना। फोर्थ में देखो क्या बता रखा है अभी, फोर्थ स्टेज बता रखी है ना, कि प्रथम वर्ण से 3 महीने, देखो 3 महीने बाद, 3 महीने बाद बता रखा है कि 25-30 वर्ष बाद भी हो सकता है, 3 महीने ये भी बता दिया कि 3 महीने बाद भी हो सकता है और 25-30 वर्ष बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी चारों स्टेजेस को याद रखना, इसमें दोनों में कोरिलेट भी किया है, इसको भी याद रखना। उपदंश और फिरंग में देखो कि उपदंश तीसरे दिन में, ये सप्ताह में, है ना। और लिम्फ ग्लैंड को बढ़ती है, यहाँ पर लिम्फ ग्लैंड स्वेलिंग होती है। दोनों के वेक्टर भी याद रखना, एक तो ड्यूक्रिया बता दिया, एक ट्रिपेनोसोमा पैलिडम बता रखा है अभी, है ना। और यहाँ पे देखो कि डिसइंफेक्टेड आइडोफॉर्म इसका बता रखा है, यहाँ पे साल्वर्शन बता रखा है, केलोमल बता रखा है भाई, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन से रिलेक्शन मिलता है अभी, है ना। और यहाँ पे पेनिसिलिन, यहाँ पे मतलब केवल लोकल इफेक्ट मिलेगा आपको, वो भी याद रखना, है ना। उसके बाद देखो स्लीपद की बात कर रहा है, स्लीपद में क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है अभी, कुपितस्तु दोषा, कि दोष कुपित होंगे, वात पित्त श्लेष्मणम अथ प्रपन्नम, और कहाँ पर देखो त्रिदोष प्रकोपित हो रहे हैं, कहाँ पे, वंक्षणों और क्या बोला अभी, उरु, जानु, जंघा, स्वतिष्ठमानम। तो ये जैसे उसके स्थान थे, देखो स्थान इसके अगर आपको याद आ रहे हो, स्थान इसके भी बता रखे थे, किसके, है ना, जो अपची के स्थान वो भी अपने को याद रखना, अपची वाले स्थान भी इंपॉर्टेंट है, और इसके भी स्थान कि वंक्षण, उरु, जानु, जंघा, है ना, कि यहाँ पर दोष, स्वतिष्ठमानम कालांतरेण, की काल के वसीभूत क्या होंगे भी, पादम आश्रिता, की आश्रित होंगे, और सने शोफम जनिति, की शोभ को उत्पन्न करेंगे, तम श्लीपदम च आचक्षते, तो उसको अपन श्लीपद कहते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें देखो भेद भी बता दिए, तत्रम च त्रिविधम की, त्रिविधम की 3 प्रकार का होता है भाई, वात पित्त कफम निमित्तम की, वात पित्त कफ, ऐसे बता रखे, टिक करना है इसको, है ना। इसके विमर्श में देखो शिलावदम पदम इति, इसलिए कि शिला के जैसे पत्थर के समान ऐसा पैर कर देगा, उसको बता दिया। इसके अलावा देखो 2 लाइन छोड़ करके एलिफेंटाइटिस बोलते हैं, फाइलेरिया के कारण होता है, क्यूलेक्स फैटलीज, है ना, मच्छर के कारण बोल दिया। और ये लिम्फ, क्योंकि ये लिम्फ नोड है, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन कर लेता है, और लिम्फ नोड में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो इसकी वजह से लिम्फ का सर्कुलेशन नहीं होता, और वैसे भी जो लिम्फ का सर्कुलेशन है वो अपनी बॉडी मूवमेंट के कारण होता है अभी, है ना। जो सेकंड हार्ट है, जैसे सिस्टर्ना काइली अपन ने बात भी की थी, है ना, तो याद भी रखना उसको। उसके बाद देखो क्या कह दिया अभी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 पे चलो, तो तत्र वातजम खरम कृष्णम, की जो वातज होगा वो कैसा होगा भाई, खर कृष्ण होगा। परुषम निमित्त देखो परुष वर्ण का बता दिया, और परो स्फुटति च बहुषम, है ना। तो एक तो इसको याद रखना कि इसमें बिना कारण ही वेदना युक्त होता रखा है, और परुस्फुटति कि यहाँ स्फुटन होगा भाई, इसको जरूर याद रखना, परिस्फुटति च बहुषम, है ना। पित्तज वाले में देखो क्या कह रहा है भाई, पित्तजम तो पित्ताव भाषम, की पीत वर्ण का होगा, ऐसे अभाव बता रखा है। मृदु ज्वरम दाहु प्राय, की मृदु ज्वर होगा, क्योंकि पैथिक में ज्वर भी बता रखा है। श्लेष्मज में देखो क्या कह रहा है अभी, श्लेष्मज दुश्वेतम से स्निग्धम वासु, है ना, स्निग्ध आभागे जैसा बता रखा है, ये जरूर याद रखना, ये लाइन एग्जाम में आई हुई है।
मंद वेदनम भारिकम महाग्रंथिकम कंटक उपेचेति च, कि जो श्लेष्मज वाला है ना, श्लेष्मज वाला कैसा कि श्वेत वर्ण का होगा, मंद वेदन बता रखा है, भारी होगा, है ना, और बिल्कुल कंटक, कि कंटक से जैसा बिल्कुल कांटे ऐसे बता रखे हैं, तो वो कौन सा भाई, ये कफज वाला बता रखा है। तो 3 इसके भेद है ना, वातिक वाला बता दिया, पैथिक वाले मृदु ज्वर, ये बता रखा है कफज वाले में मंदवेदनम भारिकम महाग्रंथिकम कंटक उपेचित, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है अभी, तत्र सवत्सरम च अतीतम, कि जो श्लीपद 1 वर्ष से अगर ज़्यादा पुराना हो गया है, या इसके अलावा देखो और भी क्या कह रहा है अभी, है ना, तत्रम सवत्सरम तीतम च अति अल्पम वल्मीक जाता, कि जहाँ पर छोटे छोटे कोई छिद्र हो गए, है ना, प्रसवती च वर्जिनम, तो इस प्रकार के अगर जो श्लीपद होता है उसको वर्जन कर देना चाहिए, है ना, तो वो भी अपने को ध्यान रखना भाई, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर इस पे 17 पे चलो, तो 17 में क्या कह रहा है अभी, यहाँ पे देखो स्थान बता रखे हैं कि अधिकतर श्लीपद कहाँ पे, जो अधिकतर कुएं बावड़ी का इनका पानी पीते ना, आप लोगों ने अगर पहले देखा होगा कि जो नारूबाला डिजीज़ है, नारूबाला के नाम से अब तो हालांकि उसको इरेडिकेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसमें अधिकतर कुएं बावड़ी के ज़्यादा पानी पीते थे तो उनमें ज़्यादा होता था। तो यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, पुराण उद्गम भूइष्टम जी, कि जहाँ पे पुराना पानी है भाई, है ना, पुराणम उद्गम भूइष्टम सर्वतुज शीतला, और ठंडा पानी है, सर्वतुज शीतला, ये देशस्तु है, उन देशों में विशेष रूप से जायन्ते श्लीपदानी च विशेष, उन देशों में विशेष रूप से श्लीपद, तो ये भी याद रखना कि श्लीपद कौन से देशों में ज़्यादा होता है, वो देश याद रखना। और यहाँ पे अपन सीधा ये कह सकते हैं कि आनुपदेश की व्याधि है भाई ये, नीचे देखो पुराण दुगम भूष्टम च आनुपदेशम, है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे देखो, जैसे अपन ने कुछ उसके अर्श के अगर आपने देखे थे कि अर्श क्या बता दिया कि गंडूपद, जैसे कि कर्ण पे भी हो सकता है, नासा पे भी हो सकता है, अक्षी पर भी हो सकता है, नाभि पर भी हो सकता है, तो अलग अलग स्थान बता रखे थे। तो यहाँ पर भी देखो कि पादव स्तंभ च अपि श्लीपदम जायते नृणाम, कि वैसे भी पैरों में होता है, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है अभी, कर्णम अक्षी नासा, है ना, ओष्ठ के चिदम च तदितम, कि ये कहाँ कहाँ पर हो सकता है, तो इसके स्थान भी याद रखना कि कर्ण पर हो सकता है, नेत्र पर भी हो सकता है, नासिका पर हो सकता है, ओष्ठ पर हो सकता है, तो ये इसके स्थान भी बता रखे, है ना, जैसे अर्श के स्थान थे ऐसे ही इसके स्थान बता रखे हैं, तो इसको अपने को याद रखना भाई, ठीक है भाई, ये अपना चैप्टर कंप्लीट है ना।